हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने मैं मनीष चावड़ा अपने यूट्यूब चैनल पे अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स रिवीजन किए थे। उसी की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा गाउसेस लॉ। गाउस लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से हर बार बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है और ये मान के चलना बेटा इस आज के टॉपिक में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर होगा। तो आप इस टॉपिक पर मेरे इस वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक देखें। गाउसेस लॉ या गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है? गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इट मीन्स phi = सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसका एक और रूप लिखे, आप 4 पाई से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई से डिवाइड करो, तो आप इसको 4 पाई के सिग्मा Q भी लिख सकते हो। ओके, इस गाउस लॉ की बात करें तो गाउस लॉ में अगर चार्ज की वैल्यू सिग्मा Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो phi पॉजिटिव मिलेगा, फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी। और अगर सिग्मा Q की वैल्यू नेगेटिव होगी तो phi नेगेटिव मिलेगा, मतलब इनकमिंग फ्लक्स होगा, निवेशी फ्लक्स होगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और बताता हूं आपको। वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, ओनली 2 बातों पे। पहला, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग पर, मतलब आवेश की उपस्थिति पर, कि टोटल चार्ज कितना है। दूसरा मीडियम पर, इन 2 बातों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इस बंद पृष्ठ में आवेश की पोजीशन क्या है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को कहां रखा है, यहां से उठा के यहां रख दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंद पृष्ठ का शेप कैसा है? बंद पृष्ठ स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या क्यूबिक है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात, साइज पर, आकार पर। बंद पृष्ठ छोटा ले रखा है, बड़ा ले रखा है और बड़ा ले रखा है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज की वैल्यू टोटल सेम है तो ऑसिलेटेड फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब इस गाउसेस लॉ का यूज करके कुछ डेरिवेशंस किए जाते हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे बेटा। तो इसकी एप्लीकेशंस है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गाउसेस लॉ की एप्लीकेशंस देखें। एप्लीकेशन में फर्स्ट देखेंगे बेटा अपन अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 101% 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, उसके लिए अपन पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे और उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे बेटा। तो डायरेक्शन के लिए क्या किया मैंने, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, r दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैंने 2 एलिमेंट लिए, dl, दोनों ही एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है इस पॉइंट से। अब इन एलिमेंट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लाइक dE, ठीक है, लाइक चार्ज मानते हुए मैंने माना ये रिपेल करा, ये इसको इधर और ये इसको इधर। इन एलिमेंट के जो कंपोनेंट्स आएंगे, सपोज कंपोनेंट्स लिया ये मैंने, ये dE, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा dE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा dE sin थीटा। एट इट इज इस dE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट dE sin थीटा। ये अब यहां पर अगर कंपोनेंट्स देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये
मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, जबकि ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वायर, आवेशित तार के लंबवत होगी, आवेशित तार के लंबवत होगी। अब वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, मतलब इसकी तरफ होगी या इससे दूर होगी, वो डिपेंड करेगा इस चार्ज की टेंडेंसी पर, चार्ज की प्रकृति पे। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, इससे दूर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा, इसकी तरफ होगा बेटा। ओके, अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है। आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेटा अपन को गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अपन गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जो रेखीय आवेशित तार है, इसलिए गाउसियन सरफेस जो लिया अपन ने, गाउसीय पृष्ठ जो लिया वो सिलेंड्रिकल लेंगे, बेलनाकार लेंगे बेटा, ठीक है। स्फेरिकल या फिर क्यूब की फॉर्म में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल का ये जो फेस आएगा, वक्रीय पृष्ठ जो आएगा, वो इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे बना रहे बेटा। तो यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, गाउसेस लॉ का यूज करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ बेटा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा तुम लोग समझदार, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यहां पर मेरे पास क्लोज सरफेस है, बट ये क्लोज सरफेस जो है उसका एरिया जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। 3 सरफेसेस बन रही है, तो इन तीनों सरफेस का अलग अलग मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस क्लोज सरफेस को मैं कन्वर्ट करूंगा ओपन सरफेस में। सपोज मैं S1 सरफेस लूंगा एक, उसका लिखेंगे EDA cos θ1, फिर S2 सरफेस का EDA cos θ2, एंड नेक्स्ट S3 सरफेस EDA cos θ3 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना बेटा, मैंने यहाँ पर 3 सरफेसेस कर लिए, एक क्लोज सरफेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये S1 सरफेस, इस S1 सरफेस का ये एरिया एलिमेंट लिया जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, जैसे ये DA वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी जो डायरेक्शन मैंने बताई इस वायर के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी ये। तो अगर इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोलता हूं S1, तो यहां जो एंगल आएगा θ1, उसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये सेकंड सरफेस बेटा, इस सेकंड सरफेस के ऊपर देखा जाए तो ये एरिया एलिमेंट लिया मैंने DA, एरिया एलिमेंट वेक्टर की बात करूंगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही E वेक्टर। यहां θ2 की बात करूं, तो θ2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 डिग्री। एंड नेक्स्ट थर्ड सरफेस की बात करूं तो ये S3 सरफेस लेट कर लिया, ये DA वेक्टर, E वेक्टर, ये θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों कंडीशंस आपके पास में आ गई, इनकी वैल्यू पुट कर ले। तो फॉर S1 सरफेस EDA cos θ1 की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है, S2 EDA cos θ2 की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री है, और S3 सरफेस के लिए EDA cos 90 डिग्री। सिग्मा क्यू क्या है, क्लोज सरफेस में कवर्ड चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की बात करें, इस सिलेंडर की लेंथ में लेट कर लेता हूं स्मॉल l, तो यहां जो चार्ज बनेगा वो बनेगा लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 1, तो ये कंप्लीट वैल्यू होगी 0। ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ S2 सरफेस EDA cos 0 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, और ये लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट E कांस्टेंट है इस पूरे सरफेस के लिए, तो E को आप आउटसाइड में ले सकते हो। DA को इंटीग्रेट करोगे, जब DA को इंटीग्रेट करोगे तो ये वक्र पृष्ठ का एरिया आएगा, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का एरिया, और वक्र पृष्ठ का जो एरिया होता है वो 2 पाई r मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई r को शिफ्ट कर ले,
तो ये आएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। K की टर्म्स में चेंज करना है तो इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे अपन। E इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे K, तो आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। ये आप चाहे इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां जो E की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ प्लॉट करोगे E और R में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवल है। बट ध्यान रखना कभी कभी ऐसे भी पूछ ले 1 अपॉन R और E देन स्ट्रेट लाइन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि आप ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ आपको अपने सब विवेक से बनाना है। ग्राफ बनाओगे इंप्रेशन अच्छा होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन। हाँ बड़े, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है आवेशित चालक ठोस गोला या खोखला गोला। पर कुचालक की बात करूं तो खोखला गोला। चाहे आप ठोस गोला बोलो चालक के लिए, खोखला चालक या कुचालक कोई भी हो, या फिर कुचालक खोखला गोला, उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बेटा। इन सब के कारण जो डेरिवेशन होगा वो सेम होगा, वैल्यू जो बनेगी वो सेम बनेगी। तो आप कॉन्सेप्चुअली देखें, बहुत ही इजी। जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, सेम कंडीशन होती है यहाँ पर भी। नेक्स्ट, माना एक R त्रिज्या का गोला, चाहे वो चालक है तो मेटल है तो सॉलिड या होलो दोनों चलेगा, पर अगर नॉन मेटल है तो उस केस में ओनली और ओनली खोखला, कुचालक है तो खोखला गोला। इन सभी को जब भी चार्ज दिया जाता है तो चार्ज यूनिफॉर्मली इनकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड कर सकते हो, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। 3 पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस जो अपन डिस्कस करेंगे फॉर आउटसाइड, पहला जो केस है उसमें पॉइंट जो P है वो गोले के बाहर उपस्थित है, मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, गाउसियन लॉ का यूज करना है बेटा। तो गाउसियन लॉ के लिए गाउसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। गाउसियन सरफेस यहाँ जो बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, गोलाकार बनेगा। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस EDA cos थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एंगल की बात करें तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये DA वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो नो डाउट 0 डिग्री आएगी, 0 डिग्री आएगी। वैल्यू पुट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है और पॉइंट बाहर का है, इसलिए मैं लिख रहा हूं E आउट DA cos 0। सिग्मा क्यू इस बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो टोटल चार्ज आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E आउट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA को जब इंटीग्रेट करूंगा तो इस सरफेस का टोटल एरिया आएगा, और सरफेस का जो टोटल एरिया होता है वो होता है बेटा 4 पाई R स्क्वायर। स्फेयर का या गोले का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E आउट, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई R स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया E आउट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखोगे K, देन K Q अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही बनती है जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज बनती है, बिंदु आवेश के कारण बनती है बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सरफेस के लिए। किसके लिए? सरफेस के लिए। तो केस सेकंड की बात करूं
जब पॉइंट P सरफेस पर हो, इट मीन्स स्मॉल r इज टू कैपिटल R, स्मॉल r इज टू कैपिटल R। अब इसके लिए आपको ज्यादा कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल r इज टू कैपिटल R रख लो। इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल r इज टू कैपिटल R रखने पे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई सरफेस। स्मॉल r को रिप्लेस कर लोगे कैपिटल R से, देन ई सरफेस की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट तीसरा केस जो है वो इनसाइड का होगा। गोले के भीतर उपस्थित स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R बेटा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। पॉइंट P जो है वो इनसाइड है बेटा, कहाँ है? इनसाइड। ये पॉइंट P यहां मान लिया, ये इनसाइड R दूरी पे। तो इस केस में जब गाउसियन सरफेस लगाओगे आप, गाउसियन सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाओगे ई डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो नो डाउट बेटा जो गाउसियन सरफेस बनेगी ये बनेगी गाउसियन सरफेस, और इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है? 0। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 है, सो ई इन इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। अब इसके लिए ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो ग्राफ बेटा वेरी सिंपल, पूरा पूरा आपने कर रखा है। इनसाइड वैल्यू 0 है तो आप नो डाउट इनसाइड वैल्यू 0 कर दो, स्मॉल r बराबर कैपिटल R तक। और जब आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड ये सरफेस का पॉइंट मान लिया ई एस, आउटसाइड की बात करें तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोला ये इस टाइप से जो है ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, चलें आगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं कुचालक गोले के लिए। पर कुचालक गोला जो है बेटा कभी बोर्ड में पूछा नहीं जाता, एक बार पूछा गया था, फिर भी कहना सर बता दो क्या चाहता है। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, पर उसमें ध्यान रखना बेटा उसके डेरिवेशन में सेम, फर्स्ट कंडीशन सेम, सेकंड केस भी सेम, जो चेंज होगा वो ओनली थर्ड केस चेंज होगा बेटा। तीसरी जो कंडीशन है वो आपकी चेंज होगी, बाकी फर्स्ट और सेकंड केस दोनों सेम रहेगा। तो नेक्स्ट जो आवेशित कुचालक ठोस गोले की बात करें तो उसके लिए आवेश जो होता है उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड जो पॉइंट होगा उसके लिए वैल्यू सेम रहेगी, डेरिवेशन का प्रोसेस सेम रहेगा, सरफेस के लिए भी वैल्यू सेम रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। केवल और केवल जो चेंज होगा वो इनसाइड वाला चेंज होगा, अंदर वाला। तो अंदर वाली वैल्यू क्या होगी वो अपन फाइंड करेंगे। एक बार क्लियरली देख लो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट। तो आवेशित कुचालक गोले के अंदर की बात करें तो अंदर के लिए बेटा पॉइंट P जो है वो यहाँ लेट कर लिया, ये तो यहाँ गाउसियन सरफेस लॉट करेंगे, ये वाला, ये इस गाउसियन सरफेस के लिए यही डीए वेक्टर होगा, इधर ही ई वेक्टर होगा, एंगल की वैल्यू जो आएगी वो 0 डिग्री आएगी। यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ जरूरत पड़ेगी सिग्मा क्यू की। तो कुचालक गोले के अंदर जो गाउसियन सरफेस थी, इस गाउसियन सरफेस से रिलेटेड जो चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू फाइंड की बेटा। चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पहले लिया चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या? कुल आवेश बटा उसका आयतन, मल्टीप्लाई जिस आयतन में मुझे आवेश चाहिए। तो पहले कुल आवेश बटा कुल आयतन इनटू आपको जितना आयतन के लिए चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल आउट किया, सिंपलाइज किया, आपके पास सिग्मा क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इनकी वैल्यूज जो है आप यहाँ पुट करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू पुट करूंगा। सिग्मा क्यू की वैल्यू है कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ ये जो ई लिखा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूं ई इन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 के आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस सरफेस का एरिया बनेगा। इस सरफेस का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इसको शिफ्ट करें इधर
तो ई इनकी वैल्यू जो आएगी k/4 epsilon नॉट r स्क्वायर से r3, 2 पावर कैंसिल, 1 पावर रहेगी। या इसी को आप लिखोगे k/r/r3, या इसी को आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, k/r² को मैं लिखता हूं ES देन r/R। ये तो 2 केस सेम थे, तीसरा केस इनसाइड वाला अलग था, वो मैंने आपको करवा दिया, पर बोर्ड में ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है बेटा। फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 केस सेम है, तीसरे केस के अंदर जो गाउसियन लॉ अप्लाई करोगे उसके अंदर सिग्मा क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। सिग्मा क्यू फाइंड करो, वैल्यू पुट करो, सेम प्रोसेस, आंसर आएगा। ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ ये सरफेस का पॉइंट ले लिया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये लेस देन कैपिटल R, उधर ग्रेटर देन स्मॉल r, सॉरी ग्रेटर देन कैपिटल R। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड की बात करूं तो ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आउटसाइड जो है 1/r² देन हाइपरबोला ग्राफ मिलेगा बेटा। तो ये आपके पास आवेशित कुचालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा पट्टी का, ठीक है। चालक पट्टी का और कुचालक परत, दोनों का सेम डेरिवेशन है, हल्का सा चेंज है, एक सीखोगे दूसरा अपने आप आएगा। आवेशित कुचालक परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले अपन बेटा फाइंड करेंगे डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। वैसे बता दूं, आवेशित परत के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। अब लंबवत या तो आउटसाइड बाहर की तरफ होगी या इनसाइड अंदर की तरफ होगी, वो डिपेंड करेगा चार्ज की नेचर पे। अब कैसे होता है वो देखेंगे। आवेशित कुचालक परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बेटा ये परत, इस परत को जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसकी सरफेस पे रहता है बेटा, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं परत की, शीट की, इट मींस इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है बेटा। इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे मुझे अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप सिमेट्रिकली 2 चार्ज एलिमेंट लेंगे, dA, एक यहां dA। ये चार्ज एलिमेंट जो है, इस चार्ज एलिमेंट को देखें, यहां पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन लेट करेंगे उसको रिपेल करेगा, ये DE, ये भी रिपेल करेगा, देन DE। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई DE, इनके कंपोनेंट्स देखें, ये एंगल सपोज थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल कंपोनेंट लिए अपन ने। तो यहां पर DE का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, DE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा, इधर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दिशाएं विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपको रिजल्टेंट जो डायरेक्शन मिलेगी वो इस कुचालक परत के लंबवत मिलेगी। लंबवत आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीट्यूड। आवेशित कुचालक परत का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेंड्रिकल इसलिए क्या, क्यों, इस सरफेस से ये वाली जो सरफेस होगी ये एक सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे होगी, तो वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो गाउसियन लॉ है, इंटीग्रेशन ऑफ EdA cos थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर भी 3 सरफेस है, तो तीनों अलग अलग सरफेस के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर S1 सरफेस EdA cos थीटा 1, नेक्स्ट सेकंड सरफेस EdA cos थीटा 2, नेक्स्ट थर्ड सरफेस EdA cos थीटा 3 इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां अगर देखें ये फर्स्ट सरफेस लेट कर ली, ये सरफेस, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा आउटवर्ड, ये होगा DA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, E वेक्टर, देन थीटा 1 की वैल्यू जो आएगी वो 0 डिग्री। जबकि इस सरफेस की बात करूं वक्र पृष्ठ की, ये वाली सरफेस, ये तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड आएगा इधर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो यहाँ जो एंगल आएगा θ2 सेकंड सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, ये S2 सरफेस है, देन θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड थर्ड सरफेस ये, इसके बैक साइड परत के दूसरी तरफ, जब परत के दूसरी तरफ की बात करूँ S3 सरफेस लेट कर लिया, ये dA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के आउटसाइड इस तरफ जो होगी आउटवर्ड होगी इस तरफ, तो E भी इसी डायरेक्शन में आएगी, देन θ3 इज इक्वल टू 9, सॉरी θ3 इज इक्वल टू 0 डिग्री बेटा। इन सब की वैल्यू पुट करें, S1 EDA cos 0 फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए EDA cos 90 एंड थर्ड सरफेस के लिए EDA cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मैंने लेट कर लिया, जो रिलेटेड चार्ज है वो क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लेट कर लिया। कैसे लेट नहीं करें तो आप सिग्मा इंटू ए मान सकते हो, इसका सरफेस एरिया आप ए लेट कर लो, कैसा ऐसा कर लो, ये Q इज इक्वल टू सिग्मा ए लेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है कि यस सर 1 होती है, तो ये EDA S1, cos 90 की वैल्यू 0, ओके, cos 0 की वैल्यू 1, देन E S3 सरफेस ये DA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समझदार हो आप लोग, DA को इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा एरिया बनेगा, उधर DA को इंटीग्रेट करूंगा ये एरिया बनेगा, इसको मैं लेट कर लूंगा A, क्या लेट करूंगा A, तो ये हो जाएगा EA, उसका भी EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझदार हो, EA 2EA, A से A कैंसिल, 2 को नीचे शिफ्ट कर लोगे, देन आपके पास आएगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखें तो यहाँ कहीं पर भी आपको R डिस्टेंस डिपेंड नहीं, मतलब डिस्टेंस नहीं दिख रही है, इट मींस E जो है वो R पे डिपेंड नहीं कर रही है, इट मींस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है बेटा। कैसा है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो R की वैल्यू कभी भी E पे डिपेंड नहीं करेगी, देन स्ट्रेट लाइन। तो समरूप विद्युत क्षेत्र का सोर्स पूछ लिया जाए तो आवेशित कुचालक परत या चालक पट्टी का, दोनों ही बोल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पट्टिका बेटा, पट्टिका को दिया गया आवेश सरफेस पे रहेगा, थिकनेस होगी, ठीक है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम वही सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेट करेंगे, इस गॉसियन सरफेस को वापस वही 3 भागों में डिवाइड करेंगे, S1 S2 S3 सरफेस। S1 के लिए सेम कंडीशन, थीटा की वैल्यू 0 होगी, S2 के लिए सेम कंडीशन, थीटा की वैल्यू 90 होगी, बट S3 की सरफेस की बात करें तो बेटा E in की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, आप लोगों को पता है E in इज इक्वल टू 0। मेटल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू चार्ज 0 होती है बेटा, है ना। तो ये मैंने 0 पुट कर लिया, सारी वैल्यू पुट की, ये cos 90 0 हो गया, ये E in की वैल्यू 0 हो गई, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो आपके पास जो आ गया EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E A से कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा। वहां आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इस पट्टिका में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ग्राफ वही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इस एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बेटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश भौतिक राशि है, इसलिए आपको क्या करना है, ये दोनों जो बिंदु आवेश है, इन बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें और उनका वेक्टर सम कर लें। उनका क्या करें, वेक्टर सम कर लें बेटा। कैसे करोगे, तो देन नेक्स्ट यहाँ लेट करूंगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस EB, B पॉइंट देन EB, और A पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, देन EA। ये अगर देखा जाए तो EB इज ग्रेटर देन EA होगा, कि सर क्यों होगा, EB की जो है प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस पॉइंट के नियर है और वो दूर है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग।
यहां से इसकी सेंटर से डिस्टेंस मैंने लेट कर ली r, तो इस चार्ज से जो डिस्टेंस आएगी ये 2a है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस a लेस कर देंगे तो r माइनस a, और a से जो डिस्टेंस आएगी वो होगी r प्लस a, r प्लस a। तो यहां जो एक्सिस पे वैल्यू आएगी ई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी EB माइनस EA। वेक्टर सम करना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैंने डायरेक्ट सबट्रैक्शन कर दिया, उसको घटा दिया। EB और E के कारण वैल्यू लिखें। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो था Q की वैल्यू है यहाँ स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस जो है वो है r माइनस a, देन r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस EA की बात करूं देन KQ r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर। तो जो एक्सिस पे वैल्यू आ गई वो ये, और इसका लेंगे एलसीएम लेके इसको सिंपलाइज करेंगे, KQ कॉमन आ जाएगा, एलसीएम जो बनेगा r माइनस a का होल स्क्वायर, ये r प्लस a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां आएगी r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। सिंपलाइज करोगे इसको तो E एक्सिस इज इक्वल टू KQ, सिंपलाइज करने पे यहां देख लो a माइनस b, a प्लस b, इसको मैं डायरेक्ट सिंपलाइज करके लिख देता हूं, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनको सिंपलाइज करेंगे, ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, जबकि ये a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन करूंगा नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, तो अंदर के सिंबल्स होंगे वो चेंज होंगे, मैं साथ साथ में कर रहा हूं, माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2ar हो जाएगा आपके पास 4ar, KQ मल्टीप्लाई 4ar, और ये हो गया आपके पास r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे बेटा, पैटर्न लिखने का जो वे है उसको चेंज कर रहा हूं कि सर कैसे, 4 है इसको लिख दो मैं 2KQ मल्टीप्लाई 2a, 4a को मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 में डिवाइड कर लिया ये, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, q मल्टीप्लाई 2a डाइपोल मोमेंट होगा इसका, जिसको अपन p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन लिखेंगे 2k, इसको रिप्लेस करूंगा p से, p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया ये। अब इसी के अंदर एक स्पेशल केसेस, इसी के अंदर एक स्पेशल कंडीशन देखें, इफ r इज ग्रेटर देन a, देन आप इस a को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर लोगे, नगण्य मान लोगे, नगण्य मतलब 0। अगर इसको 0 कर दूंगा तो r स्क्वायर का स्क्वायर, इट मींस r की पावर 4 होगा, तो ये E एक्सिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन r की पावर 4, और एक ऊपर r है तो एक पावर लेस हो जाएगी, देन आपके पास जाएगा r3। ये सिचुएशन आएगी आपके पास, ये आपके पास आंसर आएगा। ये इसका स्केलर फॉर्म है, अगर वेक्टर फॉर्म चाहते हो तो डायरेक्शन भी साथ में ऐड कर लो, ई एक्सिस वेक्टर लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है नो डाउट EB इज ग्रेटर देन EA था तो इस तरफ है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये P वेक्टर, तो P वेक्टर के अलोंग है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं 2kP वेक्टर अपॉन r3, ये इसका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। क्लियर, चले आगे। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इक्वेटर पे विषुवत रेखा या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वैल्यू E, और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, देन ये आएगा आपके पास E। इन दोनों की वैल्यू मैंने सेम लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम मानी है, इसकी डिस्टेंस आप एक्सलेट कर सकते हो ये। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये आ गया, एक ये, दोनों को सिंपलाइज करोगे, कंपोनेंट्स फाइंड करोगे, ये अगर एंगल लेट करता हूँ थीटा, तो ये भी थीटा,
और ये भी एंगल आपके पास थीटा आएगा और ये भी एंगल जो होगा वो थीटा होगा। इस E का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो E cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E sin थीटा एट इट इज। इस E का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो E sin थीटा। अब यहां सीधी दिखती बात है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ऊर्ध्वाधर घटक जो है E sin थीटा मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, निरस्त हो जाएंगे। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, क्षैतिज घटक है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। देन नेक्स्ट, तो E निरक्स इज इक्वल टू E cos थीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो ये आएगा आपके पास 2E cos थीटा। अब यहां पर E और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। E की वैल्यू, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट डिस्टेंस यहां पर क्या है, x। देन आप लिखोगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। cos थीटा ये ट्राइंगल आपके पास में, cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस टोटल 2a, तो ये हो जाएगा a, हाइपोटेनियस हो जाएगा x, आधार बटा कर्ण, a अपॉन x। थोड़ा सा इसको सिंपलाइज करें तो E निरक्स जो आएगा K Q, इस 2 को इसके साथ शिफ्ट कर लिया, देन ये 2a, ये x क्यूब, Q इंटू 2a को आप रिप्लेस कर सकते हो P से, देन KP अपॉन x क्यूब, KP अपॉन x क्यूब, वेर x हाइपोटेनियस है बेटा, इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए x क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस x क्यूब चाहिए, यहां वैल्यू पुट कर लो बेटा, तो यहां E निरक्स इज इक्वल टू के पी अपॉन आर की, सॉरी x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और 3 ऑलरेडी है, देन 3/2। ये आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा। इसी में स्पेशल कंडीशन देखें, कंडीशन क्या, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो उस सिचुएशन में इस ए को आप नेग्लेक्ट करोगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, आपने इसको नेग्लेक्ट कर लिया, ये इसको नेग्लेक्ट कर लिया, तो आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आर क्यूब, क्या रहेगी, आर क्यूब। इस देन E निरक्स E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ओके क्लियर, क्या सर वेक्टर फॉर्म, अरे यार वेक्टर तुम लोग लिख लो, क्या डायरेक्शन देखो इसकी, क्या डायरेक्शन सर इधर है, P की डायरेक्शन देखो, P की डायरेक्शन ऐसे है सर, माइनस है प्लस, और ये किधर है, प्लस से माइनस, इट मींस इस P के ऑपोजिट है, तो मैं माइनस लगा देता हूं, माइनस के P वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके क्लियर। अब यहीं पर एक छोटा सा जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, वो ये पूछा जाता है, E एक्सिस अपॉन E निरक्स, E एक्सिस अपॉन E इक्वेटर, इन दोनों का रेशियो बेटा, E एक्सिस अभी फाइंड किया था, वो वैल्यू आई थी 2kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्स पे जो है इक्वेटर पे जो वो kp अपॉन आर क्यूब, तो इसका जो रेशियो आता है वो 2:1, 2:1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एटलीस्ट पूछा जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको पूछा क्या गया है, अक्स अपॉन निरक्स पूछा है, देन 2:1, और अगर गलती से निरक्स अपॉन अक्स पूछ लिया बेटा, निरक्स अपॉन अक्स पूछ लिया, देन 1:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा समरूप विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो उसमें बल एवं बलाघूर्ण लगता है, बल और बलाघूर्ण लगता है, तो वो अपन देखना चाहेंगे कि क्या होता है बेटा। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा अपन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट करते हैं, रखते हैं, तो उन डाइपोल पे, उस डाइपोल के चार्ज पर जो फोर्स लगता है प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, Q × E,
और नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, अब यहां अगर तुम लोग गौर करोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही सेम है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा QE माइनस QE, इट मींस 0, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बट ये दोनों फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, पर को एक्सियल नहीं है बेटा, सम अक्षीय नहीं है, समानांतर है। और जब ये समानांतर है तो ये दोनों ही बल जो है बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे, और ये बल आघूर्ण जो है बेटा यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो इसको घूर्णन गति करवाएगा। तो उस बल आघूर्ण की क्या वैल्यू होगी वो अपन चेक करेंगे। बल आघूर्ण की वैल्यू जो होती है टॉर्क, वो होती है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू मेरे पास नोन है Q इंटू ई, रोटेशन एक्सिस ये होगी, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये इसको इधर और ये इसको इधर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, अब सही तरीका तो ये है कि मैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पेयर में लूं, दोनों का रोटेशन सेम है, देन दोनों को ऐड करूं। बट दोनों का जब रोटेशन सेम है तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, सिंगल फोर्स लेता हूं और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सपोज लेट किया ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये O पॉइंट, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा टो इज इक्वल टू F की वैल्यू Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो होगी बेटा OB। इस OB की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो कि सर कैसे, ये डिस्टेंस जो है वो 2a है, और 2a का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है 2a cos थीटा, पर मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए, ऊर्ध्वाधर चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर जो होगा वो होगा आपके पास में क्या, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पुट करें, टो इज इक्वल टू Q इंटू ई मल्टीप्लाई 2a sin थीटा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें, Q इंटू 2a, तो ये हो गया P E sin थीटा। ये तो टॉर्क की वैल्यू आएगी P E sin थीटा। वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये अब इसकी स्पेशल कंडीशंस बन सकती है, आप जितनी बनाना चाहो, पर इसमें मोटा मोटी जो है 3 कंडीशन मैं बता देता हूं, 3 नहीं 2 ही देख लो, एक 0 डिग्री पर और एक 180 पर। 0 या 180 का मतलब ये हो गया ऐसे यूं, या फिर इसको घुमा के 0 या 180 पे देखें तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो टॉर्क आएगा, 0 या 180 पे जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू PE sin 0 की वैल्यू 0, देन टॉ की वैल्यू 0, टॉर्क की वैल्यू 0 मिनिमम। अब यहां पर मैं बता दूं, जब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो मैं उसको बोलूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था की स्थिति। अभी जो साम्य अवस्था की स्थिति होगी बेटा वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्थायी साम्य अवस्था और एक होती है अस्थायी साम्य अवस्था, मतलब परमानेंट और टेम्परेरी। तो यहां पर 0 डिग्री परमानेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जबकि 180 जो होगी वो अस्थायी साम्य अवस्था होगी। अब ये कैसे होता है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप थीटा की वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री या 270, 90 या 270, इट मींस आपने क्या किया, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, ऐसे लंबवत रख दिया। तो इस सिचुएशन में जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो मैक्स मिलेगा आपको PE sin 90 की वैल्यू 1, देन टो मैक्स इज इक्वल टू PE। ओके, मैक्सिमम बल आघूर्ण लगेगा, ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जिससे ये आगे दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।